Hi everyone, welcome to this channel Scholarsvilla. As you know, पंजाब में जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स है लाइक नायब तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट एंड मैनी मोर एग्जाम, इन सब की डेट अनाउंस हो चुकी है और इसमें से जो मेन एग्जाम्स हैं उन सब की डेट है आपकी 14th ऑफ दिसंबर 2025। ओके, और आप सबको पता है कि सब इन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा जिसमें हम जैन से लेकर दिसंबर तक जब तक आपके एग्जाम्स हैं तो उसमें जितने भी हमारे मेन करंट अफेयर्स होंगे आई विल ट्राई टू कवर दोस करंट अफेयर्स ओके इन अ मल्टीपल वीडियोस। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मॉडर्न करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाए आने वाली और पार्ट्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1। अगर आप सबको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब के आपको पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर 2025 फॉर ऑल पंजाब एग्जाम। दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। सो पहला है सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ बीमस्टेक। यू नो बीमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेवंथ साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ओके, साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी 7 कंट्रीज आती हैं। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट किए गए थे। ओके, तो सेक्रेटरी जनरल का नाम है इंदिरामणि पांडे, तो ये आप याद रख सकते हो। तो इंदिरामणि पांडे ये आपके बने थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीमस्टेक। क्लियर। एंड बीमस्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है आपका ढाका बांग्लादेश में। ओके, इसको आप याद रख लेना। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में और बीमस्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने थे इस साल इंदिरामणि पांडे एंड ही हेल्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से ही है। ओके, सो दिस पर्सनैलिटी इज इंदिरामणि पांडे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी इंडिया में महाराष्ट्र के मुंबई में, ओके महाराष्ट्र में ये इस्टेब्लिश की बात हुई थी। सो महाराष्ट्र इज सेट टू इस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। ओके, तो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में बनी है। एंड दिस मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू इन एडवांसिंग एआई एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये था हमारा नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है यूएनएचआरसी, ये किया गया था 2006 में इस्टेब्लिश। इट वाज इस्टेब्लिश इन 2006। और इससे पहले एक बॉडी होती थी दैट इज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ओके, उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके एक प्रॉपर बॉडी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, वो कमीशन था, ये काउंसिल है और इसका हेडक्वार्टर है जिनीविया में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर जिनीविया में है एंड इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इसके आगे यूएन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यूएन का पार्ट ही होगा। और इसका मेन काम क्या होता है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये इसलिए न्यूज़ में है 2006 में ये इस्टेब्लिश की गई थी और ये न्यूज़ में थी, तो दैट्स वाई मैंने इसे, ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है तो दैट्स वाई आई ब्रिंग इट हियर। 2006 में ये इस्टेब्लिश की गई थी और ह्यूमन राइट्स जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसको रिप्लेस किया गया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक डे। ये 2025 का रिपब्लिक डे की बात चल रही है क्योंकि 2026 का रिपब्लिक डे तो भी आएगा। तो 2025 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया फॉर 2025 रिपब्लिक डे परेड, तो ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। तो ये थोड़ी सी ओल्ड हो जाएगी बट मैंने आपको बताया ना, हम जैन से लेकर दिसंबर तक सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे इसमें। ओके, जो मेन मेन होंगे आप सबको पता होना चाहिए। जो इस साल का रिपब्लिक डे था वो 76 रिपब्लिक डे था। ओके, इट वाज अ 76 रिपब्लिक डे। और उस टाइम पर हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन दैट टाइम? ही वाज अ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। ओके, तो ये 76 रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन पे ही बिकम चीफ गेस्ट। नेक्स्ट आता है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। ओके, अभी हमने पढ़ा है एक एआई यूनिवर्सिटी की बात हुई है, वो तो महाराष्ट्र में बनी है सॉरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल सिटी इंडेक्स में भारत में, जो भारत में टॉप किया है वो आपकी है बेंगलुरु ने। ओके, दैट इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया।
ओके, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु, तो इसने टॉप किया है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो बेंगलुरु टॉप इन इंडिया 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। और ओके, बट अगर इसको ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली ये 26 नंबर पे आई है। ओके, तो ग्लोबली ये 26 नंबर पे आई है और इंडिया में बेंगलुरु ने टॉप किया है। अब वर्ल्ड वाइड किसने टॉप किया है, तो वर्ल्ड वाइड टॉप किया है सिंगापुर ने। ओके, तो वर्ल्ड वाइड किसने टॉप किया है, सिंगापुर ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सियूल है, बीजिंग है, दुबई है, सैन फ्रांसिस्को। ये आप सारे याद रख लेना। ओके, तो पहले नंबर पे है आपकी सिंगापुर, रैंक्ड फर्स्ट। बट इंडिया की बात करें तो बैंगलोर, इन शॉर्ट बेंगलुरु, बट ग्लोबल रैंक उसका 26 है। ओके, तो ये है ग्लोबल आर्टिफिशियल सिटी इंडेक्स 2025। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 अगस्त 2025 को डॉक्टर ए राजराजन ही बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इनके ये डायरेक्टर बने थे। ही एज्यूम द ऑफिस ऑन 1 अगस्त। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई को अक्सर ही इज ऑफन रेफर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किनको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ओके, और ये है डॉक्टर ए राजराजन एंड ही बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट है उल्ची फ्रीडम शील्ड। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, तो दिस मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो कंट्री के इन बिटवीन हुई थी वो याद रखना होगा आपको। ये हुई थी साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड साउथ कोरिया के इन बिटवीन हुई है आपकी उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। तो दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड दैट्स कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आता है आपका बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये भी न्यूज़ में था, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले तो पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। ये गुजरात में है। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज ये एशियाटिक लॉयन का सेकंड होम बन चुका हुआ है। ओके, एशियाटिक लॉयंस का ये सेकंड होम है, क्योंकि इससे पहले गिर फॉरेस्ट, ओके, गिर फॉरेस्ट है जो आपका इट वाज अ फर्स्ट होम फॉर एशियाटिक लॉयंस। तो वो एशियाटिक लॉयंस का पहला घर माना जाता है। गिर के बाद अब सेकंड बना है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर एंड बारदा ये दोनों गुजरात में है। ओके, गिर भी गुजरात में है और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपकी गुजरात में है। सो दैट्स वाई वाइल्ड लाइफ बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, that's why this is important because it become the second home for the Asiatic lions. Okay, within a small population already established there, and the state government launched the Gir Barda project in 1979 to develop Barda as a second home for the species. Okay, so I'm very sure अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ये एशियाटिक लॉयंस की बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट आता है 134th ड्यूरेंट कप। देखिए ड्यूरेंट कप पेपर में अक्सर करंट अफेयर जो आपके आते हैं, आपको पता है स्पोर्ट्स पे बहुत करंट अफेयर आते हैं आपके। तो ये स्पोर्ट्स के लिए मैंने ना अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की, वो भी मैंने नीचे उसका यूट्यूब लिंक है, उसको भी जाकर आप देख सकते हो। ओके, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स अलग से बनाए हुए हैं। 134th ड्यूरेंट कप, देखिए 124th ड्यूरेंट कप, ये तो पहले पता होना चाहिए कि ड्यूरेंट कप कौन से गेम के साथ, कौन से स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। ओके, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज एशिया ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। ये पूरे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल स्पोर्ट्स गेम है, और एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न तो वो थर्ड नंबर पे आती है। ओके, और इस साल जो हुआ था वो 134th ड्यूरेंट कप हुआ था, इंडियन ऑयल स्पॉन्सर था, इसलिए इसको इंडियन ऑयल ड्यूरेंट कप कहा गया हुआ। ये फुटबॉल के साथ रिलेटेड है। एंड हु वाज द चैंपियन, आपको चैंपियन पता होना चाहिए। तो चैंपियन इस बार था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये सेकंड टाइटल इसको मिला। सेकंड टाइटल मीन्स ये 2 बार जीता है। ओके, दूसरी बार ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और रनर अप कौन है, डायमंड हार्बर। ये दोनों याद रखना, डायमंड हार्बर रनर अप है और चैंपियंस है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ओके, इसके साथ कभी एफसी भी लिखा जाता है, दैट्स अ फुटबॉल क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। दिस इज अबाउट ड्यूरेंट कप, 134th ड्यूरेंट कप। नेक्स्ट रैंक आता है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में ये क्वेश्चन आता है। तो इंडिया ने इसमें जो रैंक आया है इंडिया का, वो आया है 41st रैंक आउट ऑफ 69 कंट्रीज। ओके, ये 41st रैंक है, 2025 का रैंक है, क्योंकि आपको पता रैंकिंग के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। 24 में इंडिया का रैंक था 39th, उसके बाद अब 2 रैंक और स्लिप हो गया, तो 41st ये रैंक आया। और इसमें टॉप किसने किया, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने।
ओके, इससे पहले मैंने AICT बताया था, तो AI वो सिंगापुर था। तो स्विट्जरलैंड ने 100 स्कोर किया है एंड रिटेनिंग द पोजीशन मोस्ट कॉम्पिटिटिव। अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है IMD, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग रिपोर्ट। ओके, IMD की ये रिपोर्ट होती है, उसमें इंडिया का रैंक 41st आया है। क्लियर? नेक्स्ट है 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, NCEG 2025। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ऑन ऑन ई गवर्नेंस पे। तो ये इस साल हुई है 23 सितंबर के आसपास, 22 to 23 सितंबर, और ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसका थीम था विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपको थीम याद रखना होगा, बिकॉज एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेन्यू, कि ये आपकी हुई कहाँ पर है। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हुई विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और इसका नंबर भी याद रख लेना। और इसका थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री या कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दैट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये हो गया डिपार्टमेंट। और साथ में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों की कोलैबोरेशन से, और साथ में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तीनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज की है। अगेन, डिपार्टमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, थीम भी क्लियर हो गया और साथ में वेन्यू भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 ऑफ अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे कमेमोरेट सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवर फेमस प्लेयर, दैट इज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के ये बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 ऑफ अगस्त। ओके, ये तो ये आपको डे भी क्लियर हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे भी क्लियर हो गया। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो इसमें थीम याद रखना होगा। थीम क्या था इस साल का? 1 घंटा खेल के मैदान में। ओके, 1 आवर इन द प्ले ग्राउंड। इसमें मतलब जो पर्टिकुलर आर की बात करें कि अर्ली मॉर्निंग का आर होता है, वो आप प्ले ग्राउंड पे यूटिलाइज करें फॉर योर बेटर हेल्थ। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 ऑफ अगस्त एंड 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट आता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज है इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये भी एक इंडिया का फेडरेशन है। इनके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह बने थे। ओके, एंड नए भी कह सकते हैं कि ही इज री इलेक्टेड, तीसरी बार वाला ये री इलेक्ट हुए, तो अब इसको याद रख सकते हो। सो अजय सिंह, ही इज द president of the Boxing Federation of India, and he was re-elected for the third consecutive term in August 2025. Ajay Singh. Okay, this is the Boxing Federation of India, the president. नेक्स्ट आता है ट्रूस एग्रीमेंट। देखिए, ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर एग्रीमेंट। ओके, जो ट्रूस का दूसरा मतलब सिनोनिम होता है इसका सीज फायर। और ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है, ये कब हुआ था और कहाँ, किन कंट्रीज के बिटवीन हुआ था? ये हुआ था 28 जुलाई 2025 में। ट्रूस एग्रीमेंट जब न्यूज़ में था, और ये हुआ था कंबोडिया एंड थाईलैंड। ओके, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सीज फायर एग्रीमेंट, ट्रूस एग्रीमेंट है, रिसेंटली कौन से दो कंट्रीज में हुआ था? थाईलैंड एंड कंबोडिया, फॉर द मेकिंग द एंड ऑफ 5 डे border battle that killed at least 38 people, mostly civilian, and displaced over 3 lakh residents. Okay, तो 5 days का एक बॉर्डर बैटल था, इसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 पीपल वर किल्ड, और काफ़ी सिविलियंस इसमें डिस्प्लेस किए हो गए थे। ओके, और इसमें काफ़ी लोगों को, जो वहाँ के रेजिडेंट्स, वहाँ से डिस्प्लेस करवा दिया गया था। तो बाद में वे एक सेटलमेंट किया गया एंड थाईलैंड और कंबोडिया में, फिर एक ट्रूस एग्रीमेंट करवाया गया। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम एज एक्सरसाइज। देखिए, अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी उल्ची, फ्रीडम उल्ची एक्सरसाइज। ओके, तो उल्ची एक्सरसाइज थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। इसके साथ जापान ऐड कर दो, वो आपकी फ्रीडम एज एक्सरसाइज हो जाएगी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वहाँ पर था आपका यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया उल्ची, और फ्रीडम एज में साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स तो सेम ही रहेंगे, और साथ में आपका आ जाएगा जापान। So this freedom edge exercise is a trilateral multi-domain military drill involving air, sea and cyber forces. Okay, इसमें एयर एक्सरसाइज भी है, एयर फोर्स भी है, सी और साथ में साइबर फोर्सेस, इन तीनों को मिलकर ये फ्रीडम एज एक्सरसाइज की है। And USA, South Korea, and Japan have initiated a joint multi-domain military exercise, which we call the Freedom Edge, and in the international water of South Korea, जेजू आइलैंड। ओके, तो ये हुई कहाँ पर थी? साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पे ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका
31st वर्ल्ड ओजोन डे। तो 31st वर्ल्ड ओजोन डे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि हर साल ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है 16 सितंबर को। ओके, 16 सितंबर 2025 को ये 31st वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया है। और हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। ओके, so our ministry, forest, environment, forest and climate change, so this organized the 31st world ozone day in New Delhi on 16th of September 2025. Again, this is very very important. और इसका थीम पता होना चाहिए, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, क्योंकि आपको पता पेपर में थीम्स बहुत पूछे जाते हैं, फ्रॉम द साइंस टू द ग्लोबल एक्शन। तो ये था इस साल का थीम, और ये इंडिया के न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 16 सितंबर में। नेक्स्ट आता है सद्भावना दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस और हारमनी डे, इसको सद्भावना दिवस भी कहते हैं और इंग्लिश में हारमनी डे भी कहते हैं। ये हर साल 20th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। ओके, सो सद्भावना दिवस ये कब आता है? 20th अगस्त, एंड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द हारमनी डे। नेक्स्ट है 34th व्यास सम्मान अवार्ड 2024, क्योंकि ये अवार्ड 2025 में अभी न्यूज़ में नहीं है। 2025 के लास्ट दिसंबर के बाद ही, दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में मिलता है ये मोस्टली। ओके, तो अगर पेपर से पहले अगर ये अवार्ड फिर से अनाउंस होगा तो आई विल एक्सप्लेन। तो अभी 34th व्यास सम्मान अवार्ड है जो 2024 का अवार्ड है। और ये किसको मिला था? ये हिंदी राइटर सूर्य बालाजी को मिला था। ओके, हिंदी राइटर सूर्य बालाजी को ये व्यास सम्मान अवार्ड मिला है। ओके, ये अवार्ड जो है ये मिलता है हिंदी लिटरेचर के लिए, और जो लास्ट 10 ईयर्स का उनका जो एग्जैक्टली वर्क होता है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे मिलता है। तो व्यास सम्मान अवार्ड जो है ये 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क्स पब्लिश इन द लास्ट 10 ईयर। सूर्य बालाजी को मिला है। अब क्वेश्चन आएगा कि 34th भी है, और ये व्यास सम्मान उनकी नोवेल के लिए मिला है, और नोवेल का नाम क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ओके, वेणुगोपाल, सॉरी, सूर्य बालाजी को मिला है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, एंड दिस वाज अवार्डेड बाय, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। ठीक है, व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर के लिए, और किसको मिला है? सूर्य बालाजी को मिला है। उनकी नॉवल का नाम क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। क्लियर? नेक्स्ट है वेव्स समिट 2025। देखिए वेव समिट ये भारत में पहली बार ये समिट हेल्ड हुई है। वेव समिट कब हुई थी? मई में हुई थी 2025 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ओके, और वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, दिस वाज अ वेव समिट, दिस वाज द फर्स्ट वेव समिट। कहाँ पर हुई? मुंबई में। पता होना चाहिए कहाँ पर हुई है। ओके, और इसको किन्होंने इनको इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको इनॉग्रेट किया था, टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन। और इस साल जो हमारी फर्स्ट वेव है समिट, उसकी थीम क्या है? दैट इज अ कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। ओके, CCCC, कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। तो ये है आपकी एग्जैक्टली द थीम ऑफ द वेव समिट 2025। नेक्स्ट है 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025। देखिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये इस साल जो आपका इंटरनेशनल योगा डे था, इट वाज द 11th इंटरनेशनल योगा डे, और इस साल का थीम था योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ओके, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक आपका इंटरनेशनल योगा डे है, बट ये भारत की तरफ से ही इसका इनिशिएटिव है। सो दिस इज द 11th इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर ऑन 21 जून, और थीम क्या था इस साल का? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। और ये इसका जो मेन वेन्यू था इंटरनेशनल योगा डे का, वो था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इससे पहले भी मैंने आपको विशाखापट्टनम के बारे में बताया है। ओके, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द नेशनल इवेंट। आई एम वेरी श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपको 11th इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्यों न्यूज़ में थी? बिकॉज पहली बार उसकी जो प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल बनी है। ओके, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। उसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, क्रिस्टी कोवेंट्री, एंड शी हेल्स फ्रॉम जिम्बावे। तो जिम्बावे से क्रिस्टी कोवेंट्री हेल्स करती हैं, ये वहाँ से बिलोंग करती है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। और ये पहली बार हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के
हिस्ट्री में कि एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ओके, पता होना चाहिए कि ये कौन है और कौन से कंट्री से ये हेल करती है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025। देखिए जो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुगेंसरी एंड शी क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025, ये आपको याद रखना होगा। ओके, मिस वर्ल्ड एक मिस अर्थ होता है, यूनिवर्स है, ये सारे आप याद रख लेना। और इस जो भी इस वीडियो में आपका है मिस वर्ल्ड 2025, तो एक तो क्लियर होना चाहिए कि उस नाम क्या है उस गर्ल का। ओके, वुमेन का नाम क्या है एग्जैक्टली, दैट इज उपल सुजाता चुगेंसरी एंड शी हेल्स फ्रॉम द थाईलैंड, वो थाईलैंड से हेल करती है। एंड ड्यूरिंग द, और ये जो ग्रैंड फिनाले हुआ था ये इंडिया में हुआ था 31 मई को। ओके, हैदराबाद तेलंगाना में। So it was a grand finale of 72nd Miss World pageant held at the Hightex Exhibition Center in Hyderabad. Okay, so that's why it was important। एक तो इंडिया में है और जो सुजाता चुगेंसरी है वो कहाँ से हेल करती है, थाईलैंड से। मिस वर्ल्ड 2025। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी इस बार भारत की ही एक वुमेन को मिला है। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज was awarded to Banu Mushtaq and a translator Deepa Bashti for the short story collection जिसका नाम है हार्टलैंड। ओके, तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बानू मुश्ताक और साथ में ट्रांसलेटर है। एक तो बानू मुश्ताक याद रख लेना, एंड शी इज़ बानू मुश्ताक, और साथ में ट्रांसलेटर है दीपा बश्ती। और ये इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उस स्टोरी कलेक्शन का नाम क्या है, हार्ट लैम्प। उन इसमें इसके कारण इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। नेक्स्ट आता है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम है ये इंडिया में होगी। ओके, और ये कौन सी कॉमनवेल्थ गेम होगी, जो होगी आपकी 24th कॉमनवेल्थ गेम। क्लियर, सो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 की हैं ये कहाँ पर हो जाएंगी, ये इंडिया में होगी। और कौन से कह सकते हो कौन से स्टेट में होगी, तो ये होगी आपकी गुजरात स्टेट में, और साथ में सिटी कौन सा होगा, अहमदाबाद। ओके, सो द 2030 Commonwealth Games, officially known as the 24th Commonwealth Games, is planned multi-sports event which is subject to approval by the 74 Commonwealth nations and territory as a 26th of November 2025 and will be hosted by the Ahmedabad, which is the largest city in Gujarat in 2030. So that's why it is important 2030 Commonwealth Games. नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया ये भारत में जो आपका दिल्ली न्यू दिल्ली में है भारत मंडपम, वहाँ पर ये वेन्यू इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड फूड 2025 आपका था ये सितंबर में। इसका जो थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड ऑफ इंडिया 2025, दैट इज अ प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ओके, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, एंड दिस इज द फोर्थ एडिशन। तो ये फोर्थ एडिशन था वर्ल्ड फूड प्राइज का। ओके, सो ये फोर्थ एडिशन था 2025 का। और ये कौन सी मिनिस्ट्री वर्ल्ड फूड प्राइज ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ओके, सो दिस अगेन इंडिया फ्लैगशिप फूड प्रोसेसिंग इवेंट, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और थीम याद रखना आपको, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पैरिटी। आई एम वेरी श्योर ये आपको करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके होंगे। ओके, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। आई एम वेरी श्योर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको और पार्ट्स ऐसे ही लेकर आऊँ तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो दिस इज व्हाट टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।